सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। निर्माता और निर्देशक के तौर पर जहां उन्होंने दर्शकों को बेहतरीन फिल्में दी, वहीं जो है आप लोगों ने गदर देखी थी, गदर एक फिल्म कथा देखी थी, वो आपकी मूवी थी। आज भोजपुरी फिल्मों में उनकी लोकप्रियता दर्शकों के सिर चढ़कर बोलती है। ईटीवी भोजपुरी सिनेमा सम्मान समारोह 2008 में उन्हें मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड मिलना उनकी पॉपुलैरिटी का ही सबूत है। राधे कृष्णा फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक वंस अगेन बेसिक चैनल आप सबका प्यारा। सो बेसिकली आज हमारा एक प्रोग्राम है जहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम है हमारा, बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, ठीक है। उसकी झलकी आपको दिख जाएगी। और जो प्रोग्राम है आपका कनाट प्लेस में ललित होटल है, ओके। और बाकी जानकारी क्या है वहाँ, क्या क्या होने वाला है या क्या क्या हो सकता है और भी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वो मेरे गुरुजी बताएंगे, ठीक है। तो ये मेरे गुरुजी। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल ललित और वहाँ पर है भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बड़ा कॉन्क्लेव रखा गया है, जिसमें जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस है वो सारे आ रहे हैं। हेमा मालिनी जी आ रही हैं और शंकर सानी जी सिंगर आ रहे हैं, उसके अलावा भूमिन ईरानी जी आ रहे हैं और बहुत सारे बोनी कपूर जी आ रहे हैं। तो किस किस का नाम लूँ मैं, सब आ रहे हैं। और सबसे पहले जो है शंकर सानी जी गाएंगे शिव जी की स्तुति, और साथ में मैं हारमोनियम में होऊंगा, साथ में भूपेश जी मेरे स्टूडेंट हैं साथ में। और एक नया अनुभव होगा, कई लोगों से मिलना होगा। इंडियन आइडल से मेरी स्टूडेंट जो है श्रेया वर्मा, वो भी आ रही है। तो अब आगे देखते हैं वहाँ जाने के बाद क्या क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। ओके दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे मिलते हैं आपसे, ठीक है। राधे राधे। ये है ललित होटल, न्यू दिल्ली। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम भारत एक्सप्रेस। यहाँ पर ये देखिए जो प्रोग्राम हो रहा है वो उनके साइड है, ठीक है। मिलता है अंदर भी दिखाते हैं आपको। दोस्तों भूख लग रही थी बहुत तेज वाली, क्योंकि चाय भी पी थी बट जल्दी जल्दी आना पड़ता, ज़्यादा खाया पिया नहीं था। इस जगह प्रोग्राम है भारत एक्सप्रेस, तो थोड़ा सा नाश्ता किया यहाँ पर मैंने, ठीक है। और साथ में मुझे भी ये नाश्ता लगा हुआ था, नाश्ता किया है, थोड़ा बहुत खा लिया है। और जैसा सुनने में आया है और जो बताया भी अब मुझे कि कौन कौन लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो झलक मिलेगी आपको, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम लोग होटल ललित आ चुके हैं और चाय नाश्ता सब हो गया, बहुत ही बढ़िया स्वागत कर रहे हैं और सारे गेस्ट भी आ गए हैं। इस बीच मेरा इंटरव्यू भी होगा, भूपेश जी भी साथ हैं और अब स्टेज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, वहाँ सिंगर्स आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ, चलते हैं, ठीक है दोस्तों। शुरू हुआ एक मिशन भारत एक्सप्रेस को ये हमारे साथ साझा करती है। इसके लिए मन का आंचल आपको बड़ा रखना पड़ता है और बहुत कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ती है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा,
आज इस मंच पे गुरु स्वरूप 3 लोग मेरे साथ बैठेंगे, जिसमें आयुर्वेद पर आचार्य मनीष जी से बात बाद में होगी, लेकिन जो आयुर्वेद का एक जो गहरा सनातनी पक्ष है, कैसे आयुर्वेद दोबारा से इतना प्रासंगिक हुआ है। आयुर्वेद का ही काम करना है, कुछ और काम नहीं करना। मुझे 36 प्रपोजल आते हैं। वर्ल्ड कप में विश्व विजेता के तौर पर अपना नाम स्थापित किया है और जाहिर तौर पर ये युग जो है वो भारत का युग है और भारत एक्सप्रेस का युग है। नहीं, बल्कि यहाँ पर जो नौजवान बैठे हुए जो यंगस्टर्स हैं और हमारे भारत के माध्यम से जो करोड़ों लोग अभी इस वक्त में देख रहे होंगे, उनको समझाइए कि राष्ट्र प्रथम क्या होता है और क्या होना चाहिए। थैंक यू मेहर, थैंक्स, आपका बहुत धन्यवाद, आपने आज इस फंक्शन में बुलाया। और आई कैन सी टुडे, ओह आई एम सरप्राइज्ड, थैंक यू फॉर कमिंग। राष्ट्र प्रथम मेरे ख्याल से ये कैचवर्ड, ये फ्रेज कुछ 10-12 साल पहले बना, बट ये मेरे दिल में और मेरे दिमाग के अंदर तकरीबन कई सालों से, कई दशकों से रहा। सेना युद्ध के क्षेत्र में काम करती है और इस तरह से आगे सेना का मिशन होगा, इसके तमाम पहलुओं से हमें होती हुई नजर आएगी। 2047 तक क्या कुछ गुजर रहा, उस पर उन्होंने हमारे साथ चर्चा की है। और इसी बीच उनका मंच पर स्वागत हो रहा है। आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। और इतना सबूत है इन लोगों के खिलाफ कि इनको तो स्टूडियो के अंदर ही फांसी दे देनी चाहिए। इस तरीके से हमारे खिलाफ प्रचार किया गया और कितना मुश्किल होता है ये सहन करना आपके चाहने वालों के लिए, जो लोग आपको बचपन से जानते हैं, जो आपकी राजनीति को करीब से देखते हैं। आपका वॉलंटियर कितना डेमोरलाइज होता है कि बताइए, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली हुई पार्टी आज भ्रष्टाचार में फंस गई है और इतने बड़े बड़े आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, और वो सब सहन करना बहुत आसान काम नहीं होता। मौका आता है तो आपको, मुझे लगता है कि पार्टी भी बोलने के लिए कहती है और आपको बोलने से कोई रोकता भी नहीं, तो ये 2 बड़ी सुखद बातें आपके साथ हमेशा रहती हैं। तो अभी जो देश के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, कई तरह के सवाल हैं, वो सवाल इसलिए नहीं है कि हम सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो सवाल नहीं लगते, सवाल तब भी लगते हैं, लेकिन कितनी सजगता के साथ भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इस देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अपोजिशन बहुत बार हैमर करता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि भाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए जितना मुस्तैदी से प्रयास किया जाना चाहिए उतना मुस्तैदी से प्रयास नहीं किया जा रहा है। जबकि बजट से लेकर के, कौशल विकास की योजनाओं से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर के, एमएसएमई से लेके हर जगह सरकार। और आपने जो बात कही बेरोजगारी का विषय, तो मैं बताना चाहता हूं, बेरोजगारी में सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जिसमें कोई व्यक्ति एम्प्लॉय बनता है तो वो उसका प्रोविडेंट फंड कटना शुरू होता है और नियोक्ता भी लगाता है उसको। उस डाटा के हिसाब से देखें तो नवंबर के महीने में 19 लाख से अधिक लोग उसमें ऐड हुए। 2014 में जब हम लोग आए उस समय 10 करोड़ के आसपास थे, और 2026 का जो डाटा है उसमें 25 करोड़ ईपीएफओ। यदि इसमें आप ये मान लें कि 1/3 रुक के दोबारा हो गए होंगे, तो भी इसका मतलब 10-11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कहीं न कहीं से दोबारा ये चीज शुरू हुई। परंतु क्यों बताइए, बिहार में क्या रोजगार को मुद्दा बनाया विपक्ष ने? नहीं, एसआईआर को मुद्दा बनाया। ये दर्शाता है कि मुद्दे वो केवल बाहर बवाल करने के लिए कहते हैं, मुख्य उद्देश्य भारत के अंदर अराजकता पैदा करना है। अब दूसरा आप उदाहरण देखिए, कोई कहे कि साहब आंकड़े पे हमें ऐसा नजर आता, आंकड़े पे हमें वैसा नजर आता है, तो मैंने इसलिए सबसे ऑथेंटिक आंकड़ा बोला। अब बाकी बात छोड़ दीजिए, हमारे अगर एयरपोर्ट आज 157 हो गए तो कोई तो बना रहा है। 37 किलोमीटर रोड की सड़क बन रही है तो कोई तो बना रहा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया रेल रूट्स का, कोई तो बना रहा है। एक्सप्रेस वे से लेकर अब आप बताइए, हम सब मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की, दुनिया की सबसे बड़ी जो वो है, सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में बनी, कोई तो बना रहा है।
भारत में हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल हैंडसेट की 2 फैक्ट्रियां थी, 340 है। हम सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हो गए। कोई तो बना रहा है। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन गए। किसी ने तो बनाया। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया, किसी ने तो बनाया। सबसे पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे सबको एक लक्ष्य दिया है कि हम अपने देश को जो है विकासशील से विकसित भारत की तरफ ले जाना है, तो मेरे हिसाब से एक कठिन लक्ष्य है, लेकिन पाया जा सकता है इसको। जिस तरह की दिशा निर्देश, जिस तरह का डेवलपमेंट और जिस तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है, सरकार बड़े सही कदम से उसमें आगे बढ़ रही है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हमें विकसित होना है तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो एक रियल एस्टेट के थ्रू जो है वो निकलता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को अगर विकसित होना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, चाहे वो अच्छे ऑफिसेज हों, अच्छी इमारतें हों, अच्छे जो है। गौर सिटी आप सभी बखूबी जानते हैं कि वहाँ पर कितना शानदार प्रोग्रेस हुआ है और आज हमारे बीच मौजूद उन्होंने बताया कि किस तरीके से विकसित भारत के विजन में महत्वपूर्ण योगदान उनकी तरफ से। और रवि किशन जी से पूछा जाए क्या है तो कहते हैं जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जोरदार तालियों के साथ मंच पर उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रवि किशन जी का। और दूसरी बार सांसद हैं। भोजपुरी फिल्मों में उनकी लोकप्रियता दर्शकों के सिर चढ़कर बोलती है। ईटीवी भोजपुरी सिनेमा सम्मान समारोह 2008 में उन्हें मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड मिलना उनकी पॉपुलैरिटी का ही सबूत है। भोजपुरी फिल्मों के साथ ही वो हिंदी फिल्मों में भी अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे हैं। इनके अलावा वो तमिल, कन्नड़, मराठी और गुजराती फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। टीवी सीरियल्स में भी रवि किशन ने अपने जलवे दिखाए हैं। उनके बोले कई डायलॉग आम लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। आज भारत एक्सप्रेस के मंच पर रवि किशन अपने फर्श से अर्श तक पहुंचने के अनुभवों के साथ फिल्म जगत के बारे में भी बताएंगे और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी अपने विचार रखेंगे। रवि किशन जी ने भी जो अपनी एक्टिंग की उसमें कोई दरिद्रता नहीं की, बड़ा खुल के किया और ऐसा किया कि हमारी मुलाकात पर सहारा एयरलाइन की वो आखिरी मेरी फ्री फ्लाइट थी, जब बिक चुकी थी, अप्रैल 2007 की बात है। तब बनारस जा रहे थे, ये भी बम्बई से, हम भी बिजनेस क्लास की सीट में, अगली ये विंडो की सीट पे बैठे थे, मैं 1C पे बैठा था, ये 1A पे बैठे थे। हमारी उनकी मुलाकात आसमानी मुलाकात है और आसमानी मुलाकात बड़ा चमत्कार करती है और बहुत जबरदस्त बातें हुई हमारी उनकी। और वो भी दिन मुझे याद है कि आप MP वैली में थे और पिताजी की जाने की खबर आई। मैं भी पहुंचने ही वाला था, तब तक ये वहां तक पहुंच के लौट रहे थे। तो कुछ ऐसी यादें हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन आम जनता से जो इनकी यादें हैं वो बड़ी कमाल है। अगर मैं किसी एक कलाकार को कहूं कि जिसने अपने इतने व्यस्ततम जीवन में भी इतनी फिल्में कर डाली हो, ऑस्कर तक पहुंच गया हो, और अभी जो इनकी मूवी आई थी उसमें जो इंस्पेक्टर साहब का जो आपने लापता लेडीज में जो रोल किया है, मन को छू गया, जा गया, फंसा गया। तो समझिए कि जौनपुर के गांव से, शुक्ला परिवार से दुनिया के कम से कम 150 देशों की यात्राएं तो इन्होंने कम से कम कर ही डाली। पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लगा के पार्लियामेंट में भी 2 बार, तीसरा बार हो गया, दूसरा बार हो गया पार्लियामेंट में भी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के सबसे लाडले हैं, इनसे इतना मजाक का, जो किसी से जीवन में मजाक नहीं किए होंगे आदरणीय योगी जी, वो सबसे ज्यादा उनका मन इनके साथ लगता है। बैठते ही इनसे मजाक शुरू कर देते हैं, जो किसी से नहीं करते, गंभीर होकर रहते हैं। तो आप सभी लोगों को प्रणाम। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली हो। मैं इस भारत एक्सप्रेस की यात्रा के 3रा साल और राय साहब का दिमाग, राय साहब की सोच, सुब्रतो राय जी विजनरी, सबको पता, उनके साथ 23 साल बिता के इन्होंने उस एक्सटेंशन को, उसी तार पर उनको जीवित रखा, एक बहुत बड़ी बात है। ये लॉयल्टी
बहुत जरूरी है, जो कि नहीं होती। वफादारी नहीं कहेंगे, गुरु से पाया हुआ एक शिष्य को ज्ञान है, एक मित्र से या एक भाई से या एक पिता से, ये वो संबंध है। और उसी विजन को लेके ये जब बनाए थे, जब ये पहले फर्स्ट इनॉग्रेशन में मैं आया था, तो मुझे ये लगा था कि इतनी विराट ये चौथा स्तंभ है इस भारत में। इसमें भारत एक्सप्रेस, अब ये सुब्रत साहब भी कमजोर हो चुके थे उस टाइम और ये शुरू कर रहे हैं, क्या ये टिक पाएंगे? मेरे मन में ऐसी मंच पे बैठा था, एक सवाल था, इनकी उम्र भी इतनी नहीं है कि और फाइनेंशियल बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, कई 100 करोड़ रुपए लगते हैं इसमें, बहुत सारी सैलरीज जाती है, बहुत बड़ा मैन पावर, कैमराज है, इन्वेस्टमेंट है, क्या आएगा पता नहीं, जाना तय है। उसमें ये टिक गए सच्चाई के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, चौथा स्तंभ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सरकार की बातों को रखते हुए, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हुए, कहा जाएगा भोजपुरी में कि काजल की कोठरी पर मुर्गा लड़ाई वो बोला जाओ कि जबरदस्ती दो लोग, इन्होंने बहुत संभाला, बहुत बचाया। आज मुझे बहुत गर्व है कि आज के दिन मैं आया हूँ, इस 3rd ईयर, you're सक्सेसफुल। मैं जहां भी देश में जा रहा हूँ, हर जगह पे टेलीविजन में, होटल में या सर्किट हाउस में आपका चैनल पाया जाता है। एक जोरदार ताली। फिल्मों के जरिए भारत अपना सॉफ्ट पावर इम्पोज करने में कितना सफल हुआ है, क्योंकि आपने भी पूरी दुनिया देखी है और 750 फिल्में आप अभी तक कर चुके हैं, ऑस्कर तक पहुंच चुके हैं। आपने कहा कि 34 साल मुंबई उछाल के बाहर फेंकती रही, तिरस्कृत करती रही 750 फिल्में करने के बाद, लेकिन लापता लेडीज की अपार सफलता ने ऐसा कर दिया कि सबके मुंह बंद हो गए। बहुत अच्छा सवाल किया। सिनेमा बहुत बड़ा आईना है समाज का। सिनेमा सरकार की बातों को बताना, सरकार की ग्रोथ को, जैसे आप पहले के सिनेमा में देखेंगे तो हमेशा एक नेगेटिविटी, एक लेफ्ट माइंडसेट के हिसाब से देश को भ्रमित किया जाता है। बड़ा गौर करिएगा, पुरानी फिल्मों को देखिएगा और 80-70 से जो बनने लगी 90 तक के दशक की फिल्में, प्लांट जैसे होता था कोरियोग्राफ करके देश में एक जहर फैलाने का, इतिहास के साथ खिलवाड़ करना। अब हमारे सिनेमाकार, चूंकि बहुत बड़े मेकर हमारे बैठे हैं, अनिल शर्मा जी बैठे हैं यहाँ पर, तो ऐसे बहुत सारे सिनेमाकार का भी दायित्व बनता है, हमारा स्वयं बनता है एक कलाकार के रूप में भी, कि हम लोग इतिहास के पन्नों के जो पेजेस फाड़ के फेंक दिए गए थे प्लांट करके, उसको दोबारा जो है वो सारी बातें, हमारे जो रियल हीरोज, जो हमारे रियल भगवान की कहानियां थी, या जो हमारा इतिहास था 5000 साल पहले का, अभी का, उन सबको दोहराया जाए। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमको औरंगजेब को जो हीरो बना के पहनाया गया था, जो हम लोग को कोरियोग्राफ करके इस जहर दिमाग में डाला गया था। वेल, आपकी स्थिति बहुत बुरी होती, जो आज आप अगल बगल में विश्व में जो हो रहा है, बहुत बुरी स्थिति से ये देश गुजरता। ट्रस्ट माई वर्ड, व्हाट आई एम सेइंग, वेरी वेल प्लान था। सिनेमा में जब मैं आया तो मैंने 34 में सिनेमा का छात्र हूं, मैं तब प्लान किया कि ऐसे तो नहीं, हम भी उसमें थोड़ा बह गए थे, हमने भी बहुत सारी चीजें उसमें, हम भी बहाव में चले गए थे, लेकिन अब समझ में आया, अब वैसी फिल्में बन रही हैं। अब भारत के इस नए भारत को दर्शाया जा रहा है। इतिहास के पन्ने जो फाड़ के फेंके गए थे, जो छिपाए गए थे, अब हमारे सिनेमाकार, हमारे राइटर्स और हमारे रिसर्चर्स उसको जोड़ रहे हैं पेजेस को। वी आर शोइंग द रियल इंडिया, व्हाट इंडिया वाज। एक सोने की चिड़िया, क्या हमारे संस्कार थे, क्या हमारी जड़ें थी, क्या हम सोचते हैं, क्या हम सोचे, वो सब अब प्लान करेंगे। सिनेमा का एक बहुत बड़ा, हमने सोचा धुरंधर देखिए, लेटेस्ट एग्जाम्पल, कितना बड़ा एग्जाम्पल। गदर, इनकी फिल्में देखिए, सब एग्जाम्पल अनिल शर्मा जी जो देते हैं, देश को जागरूक करते हैं। आपको दिल से धन्यवाद, साधुवाद आपको। उसके पहले जो है आप लोगों ने गदर देखी थी, गदर एक प्रेम कथा देखी थी, वो आपकी मूवी थी। आज ये बेटे ने एक मूवी काम किया था, जीनियस, वो मेरी बड़ी सबसे फेवरेट मूवी है। वो भले कमर्शियली कितना पैसा कमाई नहीं कमाई, इससे मुझे तो लेना देना नहीं। आप बता रहे, आप आए, पैर में चोट लगी है क्या? सर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आप
परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है। लोगों की स्मृतियों पे धूल जम जाती है एक समय तक, एक समय के आने तक उस धूल को कई बार हटा करके नई मेमोरी बनानी पड़ती है। बॉर्डर 2 भी आई, लेकिन सॉरी गदर 2 भी आई, लेकिन मैं मानता हूँ गदर 1 में जो एक रिदम था, जो लय था, जो भाव था, जो अभिधा थी, जो लक्षणा थी, व्यंजना थी, मतलब क्या भाव नहीं थे जो उस मूवी में नहीं थे। तो मैं चाहूंगा कि गदर से लेके गदर 2 तक, और मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य भी परेशान हुआ है इस बीच में, तो इस पर भी चर्चा थोड़ा सा जरूर करेंगे कि बम्बई कितना उछालती है, कितना ऊपर ले जाती है, और कितना जो है एक तरीके से कभी कभी तकलीफ भी देती है। और सबसे ज्यादा टोल मैं देखता हूँ कि बम्बई में सफल इंसान के हेल्थ पे आ रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि वो क्यों आता है, लेकिन गदर से लेके गदर 2 तक के सफर के बारे में, और गदर 1 इतनी ग्रेट सक्सेस कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा जरूर दर्शकों को बताएं। बहुत सारे एम्बिशंस थे, यूनिवर्सल स्टूडियो जैसे स्टूडियो बनाना था। मैंने 4-5 साल फिल्म भी डायरेक्ट की, बहुत यंग था मैं, तो तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। बहुत यंग उम्र में 7 फिल्में लगातार ही मथुरा से आने वाले बच्चे की, और हो गया। कौन सी मूवी थी सर? श्रद्धांजलि, बंधन कच्चे धागों का, हुकूमत, ऐलान जंग, तहलका, फरिश्ते, तहलका भी कमाल की मूवी, मेरी पसंद है। हुकूमत भी बहुत अच्छी मूवी थी। तो ये सब कुछ होती गई। उस वक्त सोचा कि मैंने एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनाना है, यूनिवर्सल स्टूडियो बनाना है। कुछ बहुत सारी फंड की बात हुई, बहुत अमेरिका, लंदन, जापान, कहाँ 4-5 साल में घूमता रहा, होता रहा। 4-5 साल फिल्में डायरेक्ट की। उसके बाद उन 5 सालों में दुनिया तो बहुत तेजी से बदल रही है, बिल्कुल बदल रहा है। लोगों को आज लग रहा है आज दुनिया बदल रही है, आज नहीं, दुनिया हर दिन हर पल बदलती है। जब सुबह होती है तो कुछ नई दुनिया होती है, उस दुनिया के साथ आप नहीं चलोगे तो पीछे होते ही चलेगा। तो 4-5 साल में ये सब हुआ, और बहुत सारे नए नए स्टार आ गए, शाहरुख आ गया, सलमान आ गया, अमीर आ गया। 5 साल जब मैंने फिल्म की, फिर मैंने एक फिल्म बनाई गोविंदा के साथ, महाराजा। वो मेरी पहली फिल्म थी जो उतनी सफल नहीं हुई, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला तो पुकार के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। निर्माता और निर्देशक के तौर पर जहां उन्होंने दर्शकों को बेहतरीन फिल्में दी, वहीं कई अभिनेता और अभिनेत्रियों का करियर बनाने में उनका अहम योगदान रहा। आज भारत एक्सप्रेस के इस मंच पर बोनी कपूर अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े सवालों के भी जवाब देंगे। लेकिन तब तक शुरू करते हैं, और हमारे छोटे राजीव शुक्ला भैया भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा जरूर जाऊँगा थोड़ा सा, बस 5 साल निशान भी हमारे बैठे हुए, बहुत सारी फिल्में उन्होंने बना डाले, बहुत सारे पैसे फंसा डाले आपकी की तरफ, लेकिन आपने तो कमाए नहीं, उन्होंने केवल कमाए। तो इतनी सब कुछ कमा गया। हाँ, वो कमाल। एक बार जो बोल देते हैं सत्य बच्चन, वो हटते नहीं पीछे, दुनिया हट जाती है और वो नहीं हटता। इनकी तो फोटो में ऑफिस में लगाई कि एक बार जो बोलते ना, मेरी फिल्म में डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त कर लोकसभा में प्रवेश किया, और फिर अपनी कार्यशैली से पूरे देश को दिखा दिया कि राजनीति का असली मकसद है काम करके दिखाना। नितिन गडकरी का व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच, इनोवेटिव नजरिया और काम करने की अदम्य क्षमता से मिलकर बना है। महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री रहते हुए उनके कामों ने उन्हें फ्लाई ओवर मैन का तमगा दिलाया। वह केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री के रूप में ग्रामीण सड़कों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनकी ही सोच का नतीजा है। रोड की प्रॉस्पेरिटी जो है देश की प्रॉस्पेरिटी में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी ने कहा कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अब मैं